सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि संग जिनवू को डेली क्वेस्ट करने पर रिवॉर्ड में एक एस रैंक की की मिलती है, जिससे वह एस रैंक के डंजन को ओपन करके उसमें चला जाता है, जहां पर वह हेल्स गेट कीपर कारीबोरेस को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और उसे मारने पर उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है। और अब आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने का हौसला मिल सके। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में संग जिनवू अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, जहां उसे एक नोटिफिकेशन आया होता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ का पोशन बनाने के लिए तुम्हें 3 आइटम्स की जरूरत है, जो कि तुम्हें डीमन कैसल में मिल सकते हैं। अगर मैं इस लेवल पर डीमन कैसल गया तो ये मेरे लिए सुसाइड करने जैसा होगा। मॉम, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी ही अपना लेवल अप करके तुम्हारे लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ का पोशन जरूर लाऊंगा, जिससे तुम ठीक हो सको। नेक्स्ट सीन में यू जिनहो और संग जिनवू एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। यू जिनहो संग जिनवू से बोलता है, क्या तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? संग जिनवू जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ 19 रेड में जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, रेड में सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। फिर यू जिनहो कहता है, सी रैंक की रेड में जाने के लिए कम से कम हमें 8 लोगों की जरूरत है। फिर संग जिनवू जवाब देता है, हम भी टॉमसू की तरह से नंबर के लिए हंटर्स को ले जाएंगे। फिर यू जिनहो डर कर कहता है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। फिर संग जिनवू उससे बोलता है, चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा, बस ये सोचो कि तुम्हारे डैड इस बात पर तुम्हें शाबाशी देंगे कि लगातार 90 रेड्स में भी किसी हंटर को कोई चोट नहीं पहुंची। संग जिनवू खुश होकर कहता है, गेट्स और बाकी मेंबर को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर नेक्स्ट सीन में चाहे इनको दिखाया जाता है, जो कि स्टेडियम में रनिंग कर रही होती है और थक कर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वह नोटिस करती है कि कोई तो मुझे देख रहा है। वह कहती है, वहाँ पर जो भी हो बाहर आ जाओ। फिर सूट पहने हुए एक बंदा बाहर निकलता है। वह उससे कहता है, एस रैंक के हंटर से मिलना काफी बड़ी बात है, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है यू जिनहो और उसके डैड कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। फिर यू जिनहो के डैड उससे कहते हैं, 10 साल पहले ये गेट्स अपीयर हुए थे, जिससे दुनिया काफी बदल गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और मीडिया, यहाँ तक कि राजनीति भी सभी डंजन से जुड़े हुए होते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब बिना डंजन रिसोर्सेज के सस्टेन करना बड़ा ही मुश्किल है और केवल वही लोग इन रिसोर्सेज को बाहर ला सकते हैं जो कि हंटर्स हैं। और इन हंटर्स को मैनेज करने वाली गवर्नमेंट एजेंसी, जिसे हम हंटर एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन अवेकन हंटर को अलग अलग रैंक में डिवाइड कर देती है और उन्हें रजिस्टर कर लेती है। और यहाँ तक कि जो भी गेट ऑक्शन के लिए नहीं जाते उन्हें भी मैनेज करती है। और डंजन ब्रेक होने पर भी उससे डील करने का काम भी इसी का होता है। लेकिन एसोसिएशन का काम स्टेट के काम से ज्यादा नहीं है। डंजन में जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं वो ज्यादातर गिल्ड्स करती हैं, जो कि हंटर्स को काम करने के लिए हायर करती हैं। और ये गिल्ड्स डंजन के रिसोर्सेज को कलेक्ट भी करती हैं, से ये और भी अमीर होती जा रही हैं। इनमें से सबसे बड़ी गिल्ड्स ये 5 हैं: दी हंटर्स गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रिपर गिल्ड, द फेम गिल्ड, द नाइट गिल्ड। ये 5 गिल्ड इस देश की सबसे बड़ी गिल्ड्स हैं और डंजन रिलेटेड प्रॉफिट भी इन्हीं के जेब में जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की ही मोनोपोली है। लेकिन मैं यहाँ चुपचाप बैठकर ये होता हुआ नहीं देख सकता, खासकर ये जानते हुए कि ये रिसोर्सेज हमारी जिंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं। हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है और ये करने के लिए हमें अपनी गिल्ड बनानी होगी। फिर अगले सीन में संग जिनवू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। वह नोटिस करता है कि इस बार तो सिस्टम ने उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट ही नहीं किया। फिर वह सोचने लगता है, शायद मुझे उस डीमन कैसल की चाबी की तरह कुछ कीमती चीज मिल जाए। पर रुको, शायद रैंडम लूट बॉक्स में कुछ कीमती मिल सकता है। तब जिनवू रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है, उसमें उसे बिंगो मिलता है, जिससे वह बड़ा ही उदास हो जाता है। फिर जिनवू चलते चलते अपने स्टेट्स को देखने लगता है। फिर वह सोचता है, इन 3 पॉइंट में से
मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरह तो मैं जल्दी से लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और मुझे सी रैंक डंजन में जाने के लिए यू जिनवो का वेट करना होगा। पर रुको, शायद मैं उस पेनाल्टी जोन वाले सेंटीपीड को मार दूं तो मेरा लेवल अप हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसको मारने के लिए मुझे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। अब जिनवो को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें डी रैंक डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट आई थी। तब जिनवो सोचने लगता है ये मैसेज तो एसोसिएशन की तरफ से आया है, क्या मुझे मना कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना ही ठीक है। फिर अगले सीन में हंटर एसोसिएशन में कमांडर चोय को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनहो गुस्से में उनसे बात कर रहा था। आखिरकार तुमने किन पागलों को इकट्ठा कर रखा है? आखिर तू क्या कह रहा है बे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मुझे उस बेकार से इंटरव्यू में फंसा दिया, उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा, तो तुम उस बारे में बात कर रहे हो? मैंने टीवी पर तुम्हें देखा, तुमने तो बड़े अच्छे से सवालों का जवाब दिया। पब्लिक को तुम्हारा व्यू पसंद आया है। अबे चल छोड़, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अब ये बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फिर चोय उसे बताता है यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट यू न्यू हान अपनी एक नई गिल्ड लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से पता है। वैसे भी काफी टाइम से वे कुछ सीक्रेटली कर रहे थे। मैंने तो ये भी सुना है कि वह मेरी गिल्ड में से कुछ हंटर्स को हायर करने की सोच रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पहले से पता है? शायद मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। अबे चूतिया मत बता, सही सही बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फिर इसके बाद जूही को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी। उसकी मॉम उससे कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी हंटर वाली जॉब को छोड़ दो और यहाँ घर वापस आ जाओ। यह सुनकर जूही जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मुझे बस अकेला छोड़ दो। यह कहकर वह अपना फोन काट देती है और किचन में चली जाती है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि हंटर एसोसिएशन से आया था जिसमें लिखा था डी रैंक डंजन में पार्टिसिपेट करने के लिए अर्जेंट रिक्वेस्ट। फिर अगले सीन में चाहेन को दिखाया जाता है जो कि कमांडर चोय के पास जा रही थी। तभी उसे रास्ते में यूनहो दिखते हैं। वह उन्हें सलाम करके आगे बढ़ जाती है और दरवाजा खटखटाकर कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह कहते हैं हाँ, अंदर आ जाओ। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे कुछ काम था? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वह उन्हें बताती है यूजिन कंस्ट्रक्शन से एक बंदा मुझे हायर करने के लिए आया था। तो तुमने उससे क्या कहा? मैंने तो उसे मना कर दिया। ठीक किया तुमने, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने रास्ते में यूनहो को देखा, वो यहाँ पर किस बारे में बात करने आए थे। फिर हमें यूनहो को दिखाया जाता है जो कि क्लब में दारू पी रहे थे और चोय की बातों को याद कर रहे थे। चोय उनसे कह रहा था आखिर तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? यह सुनकर यूनहो हैरान हो जाते हैं, आखिर तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर चोय उसे बताता है जेजू आइलैंड मिशन के बाद वहाँ पर कोई नहीं गया, तुम तो जानते ही हो वहाँ पर कितना खतरा है। फिर यूनहो बोलता है तो इसमें मैं क्या करूँ? फिर चोय उससे कहता है शायद दुनिया भूल चुकी है कि जेजू आइलैंड खतरों से भरा हुआ है। अब इस दुनिया में गेट्स डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे दुनिया उस जेजू आइलैंड के बारे में क्यों ना भूल चुकी हो, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता और ना ही जो वहाँ पर हुआ उसको। मैं फ्यूचर में उस आइलैंड को क्लियर करने जरूर जाऊँगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी और बाकी हंटर्स की जरूरत है। हमें मैन पावर और हमारे साथियों और लोगों का सपोर्ट चाहिए। अच्छा, तो इसलिए तुमने मेरा इंटरव्यू रखा था ताकि तुम लोगों को मोटिवेट कर सको। क्या तुमने उस आइलैंड पर कुछ नहीं खोया? तब उसे अपने साथी की याद आती है जिसे उन चींटियों ने मार दिया था। फिर अगले सीन में एक आदमी किसी को कह रहा था उन कमीनों को मार दो। फिर हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले रेड के लिए जा रहा था। फिर उसकी बहन पीछे से आकर उससे कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जो हर रेड में घायल होकर आता था। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज का नतीजा है। तब जिन्वो कहता है चाहे जो भी हो, लेकिन अब मैं ठीक ठाक कमाने लगा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी बहन कहती है क्या तुम अपना सामान लेकर नहीं जाओगे? जिन्वो कहता है अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर चलते चलते कुछ सोच रहे थे। मैंने अभी तक अपनी फिजिकल पावर अवेकन नहीं की है, जिसका मतलब मेरी स्वॉर्ड मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती। जो भी हो, मेरी तलवारबाजी डंजन में किसी काम की नहीं। मैंने इतने साल तलवारबाजी को सीखने में बेकार ही बिता दी है। आखिर मैं एक सॉर्सरर के रूप में अवेकन क्यों हुआ? क्या पता यही किस्मत का खेल था, या शायद यही जिंदगी है, जो चाहो वो मिलता ही नहीं। तभी उसे जिन्वो दिखाई देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। सॉन्ग उससे कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा। जिन्वो, तुम तो कुछ महीनों में काफी बदल गए।
और तुम्हारा पैर तो एक कट चुका था ना। यह सुनकर जिन्नू शर्मा कर कहता है, जब मेरी हॉस्पिटल में आँख खुली तो मेरा पैर वापस आ गया था। अच्छा, शायद हाई रैंक हीलर ने उसे ठीक कर दिया होगा। पर जो भी हो, तुम्हें ऐसे बिल्कुल ठीक देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, हंटर एसोसिएशन में किसी ने मुझे बताया तो था कि तुम जिंदा हो। फिर संग जिन्नू उनका कटा हुआ हाथ देकर उनको कहता है, मिस्टर सॉन्ग आपका हाथ। फिर सॉन्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, इसके बारे में छोड़ो, इसे तो काफी टाइम हो गया है। वैसे भी मैं एक मेज हूँ, कोई तलवार वार थोड़ी ना हो जो मुझे दोनों हाथों की जरूरत है। फिर संग जिन्नू उनसे पूछता है, आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं। फिर सॉन्ग उससे कहता है, मुझे हंटर एसोसिएशन वालों ने अर्जेंट बुलाया था। फिर वह दोनों चलते चलते डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं और वह नोटिस करते हैं कि कार्टनर टेम्पर के सभी सर्वाइवर्स यहीं पर हैं। जिन्नू इन सबको देखकर कहता है, जूही और मिस्टर किम और कैंग, तुम दोनों भगोड़े मुझे वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर किम अपना मुंह मोड़ लेता है और कैंग अपना सर झुका लेता है और सॉन्ग सोचने लगता है, उस दिन हमने अपने आप को बचाने के लिए जिन्नू को कुर्बान कर दिया। किम ने जो भी किया, मैं उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। पर जो भी हो, उस दिन के 5 सर्वाइवर्स आज यहाँ दोबारा मिले हैं। और जूही जिन्नू को देखकर बड़ी खुश होती है और वह उससे कहती है, जिन्नू तुम तो काफी लंबे हो गए हो और तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया है। तभी वहाँ पर एक वैन आ जाती है और उसमें से कुछ कैदी उतर कर कहते हैं, ओह यहाँ पर तो एक खूबसूरत लड़की भी है और यहाँ पर चल क्या रहा है, और तुम उस जवान लड़के के साथ क्यों हो, तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती। तभी एक और बंदा वैन में से उतरता है, उनको कहता है, चुप करो भोसड़ी वालों, तुम यहाँ सैर पर नहीं आए हो। और एक हंटर एसोसिएशन से एक लड़की आ जाती है और वह उनसे कहती है, आइए मैं आपको समझाती हूँ, आइए यहाँ पर आ जाइए। फिर वहाँ जाकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, अब भोसड़ी का यहाँ पर चल क्या रहा है और वे लोग कौन हैं? अच्छा वे तो सब्स्टिट्यूट प्रिजनर्स हैं जो आज आपके साथ मिशन पर जाएंगे। सब्स्टिट्यूट प्रिजनर्स? अब क्या हम इन क्रिमिनल के साथ जाएंगे? अरे वह क्रिमिनल्स हैं, लेकिन पास्ट में वह हंटर रह चुके हैं, इसलिए वे सजा कम करवाने के लिए सब्स्टिट्यूट प्रिजनर्स बन गए हैं और वो कोई परेशानी भी पैदा नहीं करेंगे। आई होप आप परेशानियों को समझेंगे। वैसे भी इस एरिया में मैन पावर की शॉर्टेज है और आपको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हंटर एसोसिएशन से मिस्टर केन टाइसिक भी आज आपके साथ जाएंगे और वह बी रैंक हंटर भी है, और अगर कोई खतरा होता है तो वह 3 सी रैंक कैदियों से तो आसानी से डील कर लेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। यह सुनकर संग जिन्नू जूही से कहता है, जूही तुम इस मिशन पर मत जाओ। और लेकिन तुम्हारा क्या जिन्नू? मैं तो अंदर जाऊंगा। फिर जूही कुछ सोचकर बड़ी कॉन्फिडेंट में जिन्नू से कहती है, तो ठीक है मैं भी अंदर जाऊंगी। ओके आई अंडरस्टैंड। फिर कैंग टाइसिक उन कैदियों की हथकड़ियाँ खोल देते हैं। फिर वह कैदी खुश होकर कहते हैं, आज़ादी का तो मजा ही अलग है। फिर वह कैंग टाइसिक से कहते हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं और तुम हमारे साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। फिर मिस्टर कैंग टाइसिक कहते हैं, चुप करो भोसड़ी वालों, तुम अभी भी कैदी हो और अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम इसका अंजाम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और यह सुनकर सब कैदी मुस्कुराने लगते हैं। फिर मिस्टर कैंग टाइसिक सॉन्ग के पास जाते हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाय, मैं हूँ कैंग टाइसिक और मैं हंटर एसोसिएशन की सर्विलांस टीम से हूँ, इसलिए मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसलिए अश्योर्ड रहिए। वैसे इस टीम का लीडर कौन बनेगा? और यह सुनकर मिस्टर सॉन्ग जिन्नू से कहते हैं, जिन्नू तुम एतराज ना हो तो मैं कैप्टन बन सकता हूँ। ऑफकोर्स आप बन सकते हैं, आपको किसने रोका? और मिस्टर सॉन्ग सर झुकाकर जिन्नू का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मुझे दोबारा मौका देने के लिए। उस दिन मैं अपने 7 साथियों को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारे वजह से 6 लोग बच गए, इसलिए 5 लोगों के ब्याह पर मैं तुमसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह सुनकर संग जिन्नू कहता है, मिस्टर सॉन्ग अपना सर उठाइए। फिर मिस्टर सॉन्ग सर उठाकर किम से कहते हैं, किम तुम्हें मेरे कैप्टन बनने से कोई एतराज तो नहीं है? जिससे मिस्टर किम उदास होकर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहे करो। और मिस्टर कैंग टाइसिक जिन्नू की तरफ देखकर कुछ तो सोच रहे होते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कैंग से कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं इस टीम को लीड करूंगा। समझ गया, तो फिर चले। फिर मिस्टर सॉन्ग सभी को कहते हैं, चलो डंजन के अंदर। और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मुझे एपिसोड कैसे लगा? तो मुझे एपिसोड ठीक ठाक लगा, ना ही ज्यादा बुरा था ना ही ज्यादा अच्छा, लेकिन अगला एपिसोड मजेदार होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।